आज हमने स्टार्ट करना है हाउ यू मेजर वॉल्यूम यूजिंग एन irregular solid. बेटे irregular solid is such a solid whose dimensions can not easily be measured. एक रैंडमली बेसिकली पड़ा जिसकी डायमेंशन आप लेंथ विड्थ हाइट मेजर किसी स्टोन वगैरह की, कोई भी पहाड़ के अंदर स्टोन गिरा है लैंड स्लाइडिंग में, वैसे बेसिकली स्टोन की जो अगर आप देखते हो डायमेंशन बिल्कुल रेगुलर नहीं होती हैं, ठीक है, उनमें इरेगुलरिटीज होती हैं, तो उस सॉलिड को आप कहोगे वो दैट इज इरेगुलर सॉलिड. तो such a solid whose dimension can or cannot easily measure. Dimension mean its length, its width, its height, its radius, etc. etc. ठीक है. तो solids whose dimensions यानी x axis, y axis, z axis, length, width, height cannot easily be measured are called irregular solids. So we measure their volume by using displacement method. डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या, छोटे छोटे आपने कौवे की एक कहानी सुनी होती है थर्स्टी क्रो की, वही थोड़ा सा इज इंटेलिजेंट इनफ टू रेज द वाटर, ठीक है, वही बेसिकली हम अप्लाई करते हैं बेटा यहाँ पे. नाउ अब इट डिपेंड्स इफ यू आर हैविंग स्मॉल सॉलिड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स उनको किस तरह करना है, एंड इफ यू आर हैविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स फिर उनको किस तरह करना है, ठीक है. बट ओनली दो सॉलिड्स हु सिंक इनटू वाटर, जो पानी में डूब जाते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. And the solids who cannot sink in water, which floats at the surface of water, are partially immersed. They are not a part of our your syllabus. ठीक है, यानी हमें कभी स्टोन ये वुड का वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं बनता. अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, व्हाट डिफरेंट मेथड्स डू वी ऑप्ट इन ऑर्डर टू गेट इट्स वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल स्टेप्स ही वाइज देखिए. So this is in the first step we simply having a measuring cylinder, graduated mean जिसमें मार्किंग हुई हो, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, ठीक है. और इसके ऊपर हमारे पास भी फिल इट विद वाटर अप टू अ सर्टेन लेवल, नॉट अप टू इट्स ब्रिम लेवल, टॉप लेवल तक नहीं लेना, तो यहाँ तक आपने ले लिया, ठीक है. देन ऑब्जेक्ट हुज वॉल्यूम इज टू बी डिटरमाइंड शुड बी पुट इनटू दिस लिक्विड. जो ही इस वाटर के लिक्विड में आप ये ऑब्जेक्ट को आपने इसके अंदर डाला है, तो इसका लेवल क्या होगा, राइज कर जाएगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम इस लिक्विड का तो उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करके राइज कर गया वॉल्यूम, ठीक है. लेकिन इसको इस तरह डालना है कि हमारे पास कि इसके अंदर कोई स्प्लैश प्रोड्यूस ना हो, यानी ऊपर से डालो डेफिनेटली स्प्लैश प्रोड्यूस हो, ये सारे बाहर निकल गए जब पानी, उस तरह नहीं करना, जब करीब ला के आपने इसको इसके अंदर पुट करना है टू अवॉइड स्प्लैश एक्चुअली. अच्छा, फिर थर्ड स्टेप में क्या लिखा है कि बेटे जब हम स्टोन डाल रहे होते हैं कुछ एयर के पार्टिकल्स भी यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाते हैं. अगर एयर के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा. अब एयर की डेंसिटी कम होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है हमेशा वो रेज करती होगी, ठीक है. तो आप क्या करोगे, इसको फ्लिक करोगे. जब आप फ्लिक करते हो तो क्या होगा, यहाँ से एयर के पार्टिकल्स निकल जाएंगे, ठीक, क्योंकि इसकी डेंसिटी जिसकी कम होती है हमेशा राइज करती है, इसलिए फ्लिक करते हैं टू गेट rid of all air particles which are occupied while putting the stone into this water, ठीक है. नेक्स्ट के अंदर फोर्थ स्टेप में now you need to measure the new volume of water. Like initially we are having this volume which is V1. अब यहाँ से हम न्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर फ्लिकिंग यहाँ मेजर करेंगे. नाउ दिस चेंज ऑफ वॉल्यूम from V1 to V2 defines the volume of stone. This means volume of the stone लेना है, this is equal to V2 minus V1 होगा, ठीक है. This is for stone in this case जो हमने कंसिडर किया हुआ था, ठीक है. वही चीज बेटे यहाँ पे लिखिए, put some liquid into the measuring cylinder and measure the level, put the stone into the liquid, flick the liquid to get rid of any air bubbles, ठीक है. read the new level of the liquid in the measuring cylinder, subtract the original volume, ठीक है. एंड आई टू दिस इज फ्रॉम IGCSE पेपर में से लिया हुआ, ठीक है. उसने स्टेप डिफरेंट लिए होते हैं, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्कोर ये हो गया, तीसरा उसने कहा इनको सीक्वेंस वाइज आपने बताना था कौन सा स्टेप पहले कौन सा स्टेप बाद में, तो मैंने उसी डायग्राम से ये चीज समझा दिया. बट व्हाट इफ वी आर हैविंग अ लार्ज ऑब्जेक्ट,
अब लार्ज ऑब्जेक्ट या हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। अब व्हाट डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड इज, वी आर हैविंग ए कैन, ठीक है, लाइक दिस वे, दिस इज अ फ्लास्क, इफ यू लुक हियर, ठीक है बेटे, इसके यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इस तरह असेंबली है पूरी, ठीक है। व्हाट वी एक्चुअली डू, वी फिल इट अप टू it's this level, this is considered as dim level, we cannot increase volume of liquid from this level, further from this level, ठीक है। इसमें आप ये सारा हमारे पास बेटे इसके अंदर we are having water initially, ठीक है, इसमें वाटर हो गया, और ये हमारे पास साइड पे आपको एक ये ग्रेजुएटेड बीकर भी दिखाई दे रहा है, विच इज इनिशियली एम्प्टी, अभी इसमें कुछ नहीं है, यानी आपने लिक्विड को फिलअप कर दिया, आपको दिस लेवल, इससे फर्दर इंक्रीज कर ही नहीं सकता लेवल ऑफ लिक्विड, क्योंकि उसको तो फर्दर पाथ मिल रहा है इसके अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो अब ये साथ एक ग्रेजुएटेड बीकर है विच इज इनिशियली एम्प्टी। अब आप क्या करते हो कि इसको, अब जिस चीज़ का वॉल्यूम डिटर्मन करना है आपने आपने उसके अंदर डाला, इसके अंदर यूँ इसके अंदर डालोगे तो हमारे पास लिक्विड का लेवल राइज करना चाहिए, बट इट कैन नॉट राइज फर्दर, क्योंकि उसको फर्दर चैनल मिला हुआ मूव करने के लिए। तो लिक्विड डिस्प्लेस तो करेगा, जो भी लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो इसके से होके डेफिनेटली क्या होता जाएगा, वो इसमें आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब लिक्विड हमारे पास अगर इसमें आना शुरू हो गया हमारे पास, तो लिक्विड यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। अब यहाँ से जो वॉल्यूम आ रहा है, दिस इज वी आ रहा है, and this is representing the volume of displaced liquid which is obtained by putting this statue into the water। तो हमारे पास volume of displaced liquid जो होगा that is equal to the volume of this stone, ठीक है। तो we can write this a volume of displaced liquid in beaker defines volume of stone। क्लियर होगी बात? अच्छा, देन वी कम टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड्स के बेटे हमारे पास शेप तो डेफिनेट नहीं होती, लेकिन उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। शेप क्यों नहीं होती, जिस कंटेनर में डालते वही शेप अटेन कर लेता है, लाइक इफ यू पुट इन ग्लास, ग्लास की शेप आ जाएगी, ठीक है। किसी बोल में डाल तो बोल की शेप आ जाएगी, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। पेप्सी 1 लीटर, फ्यूल 1 लीटर, पेट्रोल 1 लीटर, इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स है। तो पहली चीज, अब वॉल्यूम फिक्स है तो कैसे हम उसका वॉल्यूम गेन करते हैं, बाय पुटिंग इट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर हो गया, ब्यूरेट के अंदर हो गया, पिपेट के अंदर हो गया, कोई मेजरिंग डिवाइस यूज करो, ग्रेजुएटेड डिवाइस यूज करते हो आप, ठीक है। तो we discuss since liquid have dash volume, has definite volume, definite volume, so and can be obtained by pouring them in graduated cylinder, beaker, pipette, burette and flask। Now if you focus on this one, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, what actually this one is, this is a graduated cylinder है बेटे, this is graduated cylinder। सेकंड हमारे पास अगर देखते हैं, हमारे पास जो है दिस इज अ बीकर, दिस इज अ बीकर। थर्ड इज, मैंने इसे सीक्वेंस से लिखा हुआ, दिस इज अ पिपेट, एंड फोर्थ वन इज वी कॉल दिस अ burette with a tap at store end, and fifth is simply the graduated emerging flask कह लो या simply flask कह लो, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट वी कम टू mass। अब mass को हम जो डिफाइन कर रहे होते हैं, इफ वी से क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड mass, ओके इट कैन बी, लेकिन सही डेफिनेशन जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी कह लें वो भी ठीक है, but the true definition of mass is actually it is obtained by inertia। inertia के थ्रू इसको हमने डिफाइन करना होता है, क्योंकि if you write this definition in A level तो वहां तो बिल्कुल गलत होगी। अब हमारे सिलेबस में जो चीज जिस तरह है मैं उसके मुताबिक कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डेफिनेशन स्टेट दैट mass is the measure of quantity of matter in at rest relative to an observer,
ठीक है, स्टेट दैट मास ऑफ ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, इट मीन इनर्शिया के थ्रू मास डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी को अगर हम देखूं तो मास को वी कैन डिफाइन इट्स अ मेजर ऑफ इनर्शिया एक्चुअली। ठीक है, तो मास को हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज मेजर ऑफ इनर्शिया। एंड व्हाट इनर्शिया इज, बेटा अगर कोई चीज रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाह रही है, दिस इज इनर्शिया। कोई चीज मूव कर रही है तो मूव ही करना चाह रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो प्रॉपर्टी है इससे आप क्या है जो इनर्शिया, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। डिटेल आगे आएगी और हम जब पढ़ेंगे फोर्सेस का चैप्टर उसमें, क्यों यहाँ पे सिंपली जितना है उतना ही कराऊंगा। यानी सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा होता, व्हाई इज इट सो, बिकॉज वी आर मैटर, मैटर ही है ना लोग। तो सुबह उठने को दिल नहीं कर, सारी रात रेस्ट की होती है, सुबह भी रेस्ट करने को दिल कर रहा था। ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास नेचर की, इसको आप कह रहे हो, दिस इज एक्चुअली इनर्शिया। तो जितना इनर्शिया ज्यादा होता है, जितना मैथ ज्यादा होगा उतना इनर्शिया भी ज्यादा होता है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कह लो उलझ लो, ठीक है, लेकिन बहुत बेहतर डेफिनेशन है, मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास। मेजर ऑफ इनर्शिया इन अ बॉडी, यानी जितनी रिलक्टेंस ज्यादा होगी उतना मैथ ज्यादा होगा। मोटू है, मोटू से दौड़ा ही नहीं जा रहा होता, रीजन क्या है, उसका मैथ ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है, तो इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई चीज रेस्ट में रहना चाह रही होती है या मूव करना चाह रही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इफ इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। so this property is basically known as inertia, and mass is depending directly on inertia, so we can define mass as simply measure of inertia. The symbol which we use for this one either represents with small m or with capital M, and इस SI units are kilogram. किलोग्राम का जो K होता है at this should be in small alphabet, ये इस तरह किलोग्राम है, this is not like this way. If we write K in capital, this is not for kilo, this is for Kelvin, and Kelvin is the unit which we use to refer temperature. टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो किलो का के स्मॉल अल्फाबेट में होता है। हाँ, अब कैम्ब्रिज में अगर आप इस तरह लिख देते हो तो आपका मार्क डिडक्ट नहीं करेगा इतना, ठीक है, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट में चीज आ रही होती है, जो चीज बेनिफिट ऑफ डाउट में हमेशा स्टूडेंट के फेवर में। फिजिकल सिग्निफिकेंस एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि इट इज स्केलर और वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होती है नहीं, मैथ्स की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। आपने आलू 5 किलो लिए, कुछ डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन नहीं होती, सो इट मींस दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। And what different measuring device do we use for this one? ठीक है, measuring device top end balance या digital balance. What top end balance is? बेटे ये हमारे पास compression balance भी से कह रहे होते हैं। ये हमारे पास एक सिंपली असेंबली है जिसके टॉप के ऊपर हमारे पास एक पैन होता है, object whose mass is to be determined is placed at this top, and this display defines the mass of this object. तो डिस्प्ले पे हमारे पास मास आएगा, सपोज दिस मास ऑफ दिस स्फीयर इज 180 ग्राम्स। सेकंड क्या होता है, लीवर बैलेंस या फिजिकल बैलेंस, जिसे आप तराजू भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल सेंटर से इसको होल्ड किया जाता है, इस बीम को, ठीक है, लीवर को या बीम को। एक तरफ स्टैंडर्ड मैसेज रखे जाते हैं बेटे 1 kg 2 kg, और दूसरा जिस चीज का मैस मेजर करना है उसको रखा जाता है। अगर ये बिल्कुल बैलेंस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अगर ये बीम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो इसका मतलब है इस चीज का जो मैस है वो यहाँ इस मैस के इक्विवेलेंट है। और बाद में हम इसको देखेंगे, ये हमारे पास क्या है कि इसको हम बाद में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है उसके ऊपर बेस कर रहा था। प्रिंसिपल लीवर बैलेंस क्या, दिस इज क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। Moment equals to anti-clockwise. About moment is chapter next. ठीक है, जो आउटगोइंग क्लास के बच्चों को आइडिया, छोटी क्लास के बच्चों को थोड़ा फोकस करना पड़ता है। यानी मोमेंट का तो टर्निंग इफेक्ट, अब इसका मतलब है इसका मोमेंट ज्यादा है कि उसका टर्निंग इफेक्ट इस तरफ आ गया ना। ठीक है, अगर इसका टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होता है क्लॉकवाइज में आना था, क्लॉकवाइज, अभी क्या एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, इसमें दोनों का मोमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। जब इक्वेट हो जाएंगे तो जो इस चीज का मास होगा वो इस स्टैंडर्ड मास के इक्विवेलेंट होगा, व्हिच इज 4 kg 5 kg व्हाटएवर दैट वन इज। ठीक,
ओके, लेंथ हमने पढ़ ली बेटे, डायमीटर पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, मास पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं टाइम के ऊपर। टाइम की कोई डेफिनेशन वगैरह सिलेबस में नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, सिंबल हम यूज करते हैं स्मॉल टी और कैपिटल टी। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एटीपी पॉइंट ऑफ व्यू। स्मॉल टी कहाँ यूज करते हो? फॉर टाइम इंटरवल। एंड व्हाट टाइम इंटरवल मींस? टाइम इंटरवल यानी सुबह स्कूल जाते हो, सपोज आप 8 o'clock एंड यू गेट फ्री एट 2:30, तो ये दोनों को माइनस करो, दिस इज योर टाइम इंटरवल। ठीक है, एक बॉल को ऊपर फेंका है, ऊपर से नीचे आई है, दिस इज टाइम इंटरवल। आप लाहौर से पिंडी गए हो, जो टाइम ड्यूरेशन लगी है, दिस इज टाइम इंटरवल। एंड व्हाट टाइम पीरियड कैपिटल टी इज? दिस इज फॉर टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है? लाइक अगर स्कूल गए सुबह बेटे 8 o'clock, यू गेट फ्री एट 2:30, उसमें फिजिक्स की क्लास का जो टाइम होगा दैट इज टाइम पीरियड। किसी एक क्लास का टाइम, किसी एक स्विंग का टाइम, किसी एक ऑसिलेशन का टाइम। ठीक है, उसको आप कह रहे हो टाइम पीरियड है। यूनिट्स क्या होते हैं टाइम पीरियड के? दिस इज मेजर्ड इन सेकेंड। सेकेंड में मेजर होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? स्केलर है। मेजरिंग डिवाइस क्या यूज करते हैं? डिजिटल स्टॉप वॉच। योर फैमिली लाइक दिस इज डिजिटल स्टॉप वॉच विच इज शोन हियर। ये 1.23.8। ठीक है, द स्टॉप वॉच रीड्स 1 minute 23.8 seconds। इस तरह पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। शो द डिस्प्ले व्हेन द टाइम इज 106.6, व्हाट शुड दिस डिस्प्ले रिप्रेजेंट? व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग? दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 minute। 1 minute मीन्स 60 seconds। ठीक है, एंड इफ यू सी हियर 106.6 में से बेटे इफ आई सब्ट्रैक्ट 60, 60 मीन 1 minute, तो वी आर लेफ्ट विथ 46.6 सेकेंड। इट मीन्स 1 minute मीन्स ये जो चीज है 1 minute को रिप्रेजेंट कर रही है, जो इसने भी रिप्रेजेंट की, जो इसने भी रिप्रेजेंट की हुई है। रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 23.8 लेफ्ट में बचेगा, क्या रहेगा? 46.6 सेकेंड रह जाएगा। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 minute। 1 minute 46.6 सेकेंड। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 146.6। 1 minute 46.6 seconds। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट इज एनालॉग स्टॉप। एनालॉग उसको कहते हो जिसमें नीडल होती है। हर वो चीज जिसमें नीडल होगी और एक डायल होगा यानी एक स्केल होगा जिसपे चीज नीडल मूव करती है, उसको आप कहते हैं एनालॉग। जिसमें कॉन्टिन्यूस हो चेंज। ठीक है, जिसमें एक नीडल हो, सिंपली नीडेबल चीज का एनालॉग कहते हो। जिसमें नीडल नहीं उसे डिजिटल कहते हो। ठीक है, विद अ स्केल या डायल। ये जो स्केल लगा है ना, दरमियान में नीडल, नीडल इसी स्केल के ऊपर से मूव करते जा रही होती है, तो इसको आप कहोगे बेसिकली दिस इज अ एनालॉग। एनालॉग स्टॉप वॉच यूज कर सकते हो आप लोग। उसको बटन होता है, इसके ऊपर लगा होता है, उसको क्लिक करते हो, ये मूव करना शुरू करता है। जब दोबारा बटन को प्रेस करोगे ये स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप वॉच किस टाइम पे स्टॉप कर सकते हैं वॉच को? आम वॉच को स्टॉप नहीं करते, वो चलती जा रही होती है। आपने उसको इंस्टेंटेनियस स्टॉप करना है तो आपने डेफिनेटली इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बेसिकली हाँ सेल निकाल दूसरी को लेता, लेकिन वो जीरो भी हो जाएगी, मैं ये बात कर रहा हूँ। और हमारे पास तीसरा क्लिक करते हैं जो ऊपर नॉब होती है तो दोबारा रीसेट हो जाती है। तो ये हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ये इसके अलावा डिजिटल या एनालॉग क्लॉक यूज कर सकते हो, वॉच यूज कर सकते हो, रिस्ट वॉच वगैरह। ये हो गया। नेक्स्ट आता है बेटे टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी। ऑसिलेट कर रही है कोई चीज, मूव कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। अब वाइब्रेट करने का मतलब क्या है? बट बिफोर दिस वन एक बात क्वेश्चन थोड़ा सा भाई, मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या है? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, let me this is actually a grade student question, not A star, this is A। बेटा ये हमारे पास जो है this is 1, this is 60, it means this is in between, so this is representing 0.5 सेकंड का पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव मीन ग्रेटर वैल्यू आ रही है इससे। ठीक है, अब सेकंड अगर रीडिंग देखते हो which we are having here,
This is 45, this is 46, फिर 47 यहाँ, तो this is representing 46.5, 46.5 सेकेंड। ठीक है, तो एक्यूरेट क्या हो सकता है, वो कितना हमारे पास होगा, तो 46.5 में से वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 0.5, तो ये तो हो जाएगा 46.0 सेकेंड। आंसर इज बी फॉर बिस्मिल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह आंसर है बेटे। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा समझिए। क्वेश्चन 4 का आंसर बता दो, इट इज प्रीटी सिंपल, हो रही है, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम above नहीं, actually this is below, ठीक है, shows how the volume of small irregular shaped stone is measured. This is the initial volume, which is 44, before immersing the irregular stone into it. Later on its reading it increases to 76। ठीक है, अब ए कह रहे हैं, यस आंसर इज ए, बिकॉज हमने यहाँ से पहला वॉल्यूम 44 आ रहा है, दूसरा दे, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन किसके बराबर हो जाएगा, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, दिस इज वी वन माइनस वी नॉट, वी वन की वैल्यू 76 है, माइनस 44, आंसर इज 32, विच इज ए फॉर अल्लाह, नो डाउट। अच्छा, अब बेटे थोड़ी सी चीज़ ना एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है, कि ऑसिलेशन क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होती है, कोई चीज़ ऑसिलेट करती है, कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, कि हमारे पास लाइक इफ दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस अ फिक्स बोर्ड, और यहाँ पे कोई भी मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है, वी सस्पेंड अ बॉब एट इट्स लोअर एंड, ये हो गया। अब क्या करते हो, इसी को अगर मैं साइड पे डिस्प्लेस करता हूँ, इसी असम्बली को साइड पे डिस्प्लेस करता हूँ, तो हमारे पास क्या हो गया, कुछ ये राइज कर देगा यहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास, अब इसको मैं छोड़ता हूँ तो बेटा ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से मूव करते करते हमारे पास इट विल मूव टू अदर पोजीशन, विच इज दिस वन। अब इसके अंदर हमारे पास अगर देखते हो तो हमारे पास ये पोजीशन मोशन कंटिन्यू रहेगी, यहाँ से इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है। ठीक है, अब ये मूव करती करता 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 यहाँ पे रुक क्यों नहीं रहा होता, उसकी रीजन भी इनर्शिया होती है। ठीक है, लेकिन बाद में इस चीज को करें, अब ये चीज आप फोकस करें। बेटा यहाँ से लेके यहाँ गया है, फिर ये वापस आया है, तो ये मोशन हमने नहीं की, हमने तो साइड पे करके छोड़ दिया था, ये खुद ही रिपीट होता गया है। तो जो ऑसिलेशन होती है, वाइब्रेशन जो होती है, ये रिपीटेड मोशन होती है, हम नहीं कर रहे तो खुद ही ऑटोमेटिकली वो रिपीट होती जा रही होती है। अब रिपीटेड मोशन है तो हमारे पास मोशन किस दो पॉइंट्स की हो रही है, दरमियान वाला जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं मेन पोजीशन है, यहाँ पे रेस्ट पे होता है, रेस्ट पे यहाँ भी होता है ना। अब साइड पे डिस्प्लेस कर दिया, ये एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, एक्सट्रीम। जब आप छोड़ोगे, इट विल मूव टू इट्स मेन पोजीशन, continuous motion and reaches to other extreme position, again move towards its mean position, ठीक है, and reaches to another extreme position। it means ये तीन extreme positions बनती हैं, दरमियान वाली को हम कह रहे होते हैं दिस इज द mean position, this is extreme position। this is also extreme position। तो ये हमारे पास ऑसिलेशन जो होती है, वाइब्रेशन जो होती है, दिस इज अ रिपीटेड मोशन होती है बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस एंड अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो हमारे पास दिस इज रिपीटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स mean position and between two extreme positions। ठीक है, repeated motion of object about its mean position and between two extreme positions is oscillation या vibration। अब वाइब्रेशन की टाइप्स क्या होती हैं। अच्छा, अब टाइप्स में बेटे पहली आती है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो होती है आपके लेफ्ट और राइट साइड पे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है, आपके लेफ्ट पे जा, आपके लेफ्ट पे था, आपके राइट पे जा, आप सामने से देखते जा रहे हो।
So this is always towards left and right side, towards left side and right side. ठीक है. Second is back and forth. बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ का मतलब हमारे पास बेटे ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है. इधर टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. ठीक है. कैमरा दूसरा नहीं, मैं ऑन करके बता देना था. टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी पेंसिल की साइड से पकड़ के आप करें, पेंसिल आपकी तरफ आती है और दूसरी तरफ जाती है. टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. ठीक है. थर्ड इज टॉप एंड बॉटम. बॉटम ये क्या होता है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर नीचे. ठीक है. फोर्थ वन नहीं करनी. अब मुझे ये बताओ ये कौन सी होगी बेटे. यहाँ पे ये मैंने एक सपोज ये कि हमारे पास ये मैंने एक यहाँ पे एक मैंने एक स्ट्रिप ली है ये वाली. ठीक है. उसके ऊपर भी वुडन ब्लॉक रख दिए, दोनों वुडन ब्लॉक रखे ब्लैक कलर के. अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइड पर मैंने नीचे डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस किया. इट इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस वे. ये इस तरह जा रही है बेटे, ये नीचे भी गई है इस तरह और इस तरह. अब इसको अगर गौर से अगर देखते हो, ऊपर भी जा रही है बेटे और नीचे भी जा रही है. अगर चीज ऊपर और नीचे मूव करेगी, अपवर्ड मूव की है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड मूव की है. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कौन सी मोशन होती है? दिस इज टॉप एंड बॉटम. दिस इज टॉप एंड बॉटम. ठीक है. और ये मैंने टेबल शो किया था, टेबल टॉप उसके ऊपर फिक्स किया था ना वुडन ब्लॉक के थ्रू. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास ये एक है, ये मोशन अगर हो रही है, अब ये देखो इसको, अब ये मोशन जो है आपके राइट पे गई है, फिर ये लेफ्ट पे आई है, फिर ये इस तरफ गई है, जिसको हम कहेंगे दिस इज टू एंड फ्रो. ठीक है. टू एंड फ्रो हो जाएगी. और अगर एक कोई भी रॉड को पकड़ के अपनी तरफ और आपसे आपकी तरफ और आपसे दूर जा रहा होता है, तो उसको हो गया हमारे पास दैट इज अ बैक एंड फोर्थ. अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं, किस प्लेन में कोई चीज मूव कर रही. अब प्लेन्स दो किस्म के होते हैं. एक होते हैं वर्टिकल प्लेन. ठीक है. वर्टिकल प्लेन में अगर कोई चीज होती है, वर्टिकल प्लेन में जब भी कोई चीज होगी तो उसकी हाइट वेरी करेगी ड्यूरिंग मोशन. ठीक है. हाइट वेरी करेगी. अगर हाइट वेरी करे तो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी. हाइट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वेरी ड्यूरिंग मोशन. तो अगर ये वेरी कर रही हो, चेंज हो रही हो, तो हम कहते हैं वो वर्टिकल प्लेन है. जैसे ये ऊपर नीचे जा रहा था, इसकी हाइट वेरी कर रही थी ना, तो ये वर्टिकल प्लेन था. यहाँ पे भी पहले बॉब इधर था, बॉब इधर गया तो हाइट ज्यादा होगी, बॉब इधर गया हाइट ज्यादा, ये भी वर्टिकल प्लेन. ठीक. एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होगा, उस चीज की हाइट या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती. ठीक है. हाइट या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन. ठीक है. रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन, यानी ये चीजें चेंज नहीं होगी. ठीक हो गया. अच्छा, कैसे अब? ओके. इफ यू सी दिस वन, दिस इज अ पेंसिल बेटे. अभी ये हमारे पास देखो, इसको मैं ये पेंसिल इस तरह वाइब्रेट कर रही है, मेरे लेफ्ट और राइट पे जा रही है. सेम इज ट्रू फॉर यू. अब यहाँ पे पेंसिल के जो निब है, ठीक है, लेड जो है उसकी हाइट कम है बेटे. यहाँ हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज्यादा होगी. तो हाइट वेरी कर रही है. तो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन है.
ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को देखते हो, यही पेंसिल मैंने इस तरह होल्ड की है ना, पेंसिल निब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू पीपल, अच्छा आप सामने बैठे होंगे, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इस तरफ करता हूँ, मेरे राइट पे गई है, इस तरफ करता हूँ मेरे लेफ्ट पे आई है। अब इस तरह मूव करती जा रही है अगर पेंसिल ये, तो हमारे पास ड्यूरिंग मोशन उसकी हाइट वेरी नहीं कर रही। अगेन दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, बट हाइट इज नॉट वेरिंग, सो इट मीन दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। This is to and fro motion in a vertical plane, and this is to and fro motion in a horizontal plane। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा देखते हैं, ये मैंने इसको साइड पे होल्ड আজকে किया हुआ था। আসতেছো? अब ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, तो ये है ही वर्टिकल प्लेन में, বাসায় আসতেছো? ये है ही वर्टिकल प्लेन के अंदर है। ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास जो होगी बैक एंड फोर्थ, इसको ये मैंने ऊपर से होल्ड किया। अब ये देखो मेरी तरफ और आपकी तरफ पेंसिल आ रही है। अब मेरी और আমি आपकी तरफ अगर রান্নাঘরে, पेंसिल তুমি आ रही है এখানে तो पेंसिल আসতেছো की না हाइट কেন? क्या होती जा रही है, वो वेरी करती जा रही है। बॉटम साइड पे देख लो इस सेंटर, तो हाइट अगर वेरी कर रही है तो हमारे पास कौन सा प्लेन हो जाएगा, वर्टिकल। और ये मोशन कौन सी हो जाएगी, टू एंड फ्रो। ठीक है। और अगर इसी को मैं इस तरह मैंने पकड़ ली है, पेंसिल हॉरिजॉन्टल है ना, अब पेंसिल ये देखो मेरी और आपकी तरफ अभी भी आ रही है, ये मेरी तरफ पेंसिल आ गई, ये पेंसिल अब आपकी तरफ आ गई। ठीक है। अब ये पेंसिल मेरी और आपकी तरफ आ रही है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, सो मोशन इज, दिस इज बैक एंड फोर्थ। प्लेन कौन सा है, वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल क्यों है कि ड्यूरिंग मोशन इसकी हाइट वेरी कर रही नहीं रही। तो दिस इज टू एंड बैक एंड फोर्थ मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। एंड दिस इज बैक एंड फोर्थ मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन। बात क्लियर होगी। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। तो दो किस्म के प्लेन होते हैं, हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, इसके अलावा नहीं। अच्छा, अब हम बेसिकली जब मेजर करना होता है तो बेटा हम साइड पे पेंडुलम करते हैं, तो जो ही छोड़ते हैं तो हम मेजर टाइम करना शुरू करते हैं, मूव टू अदर पोजीशन पर वापस आते हैं, तो एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन होती है। अब दिस टाइम इज सो स्मॉल कि हमारा रिएक्शन टाइम इससे ज्यादा होता है, हमारा रिएक्शन टाइम इससे ज्यादा होता है। व्हाट रिएक्शन टाइम इज, देखो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगता है दैट इज रिएक्शन टाइम। हमारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो गया, अब सिंपल मैं एग्जांपल दूं, मैं इस लेवल पे जो दिया करता हूँ, बेटे एक छोटा बच्चा है वो चुप करके बैठा हुआ है, आप उसे थप्पड़ मारते हो। अब देखते हो, अब बच्चे के थप्पड़ खाने और रोने के इन बिटवीन जो टाइम होगा वो उसका रिएक्शन टाइम होता है। वो आप आपकी एज में इजीली मेजर कर लेते हो, क्योंकि बच्चे का रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है, आपकी एज में कम होता है, जो जो बुजुर्ग हो जाएगा फिर वो रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है। तो रिएक्शन टाइम हमारे पास क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है। अब क्या मैंने एग्जांपल जो दिया, बच्चों को थप्पड़ मारा और उसके रोने के इन बिटवीन जो टाइम है दैट इज हिज रिएक्शन टाइम। उसकी वजह क्या है, जब आप आपका हाथ मूव करता जा रहा होता, जाके हिट करता, तो हाथ अपनी सारी एनर्जी टू सेंसी ऑर्गन स्किन जो उसको ट्रांसफर कर रही है। अब स्किन ने जब एनर्जी गेन की है, बच्चे ने जो एनर्जी गेन की है दैट इज ग्रेटर देन हिज थप्पड़ कैपेसिटी। अब वो स्किन जो है मैसेज भेजती है ब्रेन को, ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि बच्चे ने जो एनर्जी गेन की है दैट इज ग्रेटर देन सपोर्ट कैपेसिटी, तो उस एनर्जी को जल्दी से रिलीज किया जाए, तो बच्चा इसलिए जल्दी से रोता है फिर। अब एक्शन और रिएक्शन के इन बिटवीन जो टाइम है, यानी थप्पड़ खाने और रोने के इन बिटवीन, वो बच्चे का रिएक्शन टाइम कहलाता है। ठीक है। तो हमारा हमारा रिएक्शन टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है। वी कैन नॉट मेजर टाइम फॉर सिंगल स्विंग, सिंगल ऑसिलेशन। तो उसके लिए बेसिकली हम फिर ये यूज करते हैं कि हम ग्रेटर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लेते हैं, ज्यादा ऑसिलेशंस लेते हैं, ज्यादा वाइब्रेशन का टाइम मेजर करते हैं, फिर जितना टोटल टाइम आता है उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारे पास एक स्विंग का टाइम आ सके, एक ऑसिलेशन का टाइम आ सके। और नॉर्मली ओ लेवल्स में हम एटीपी में जो ले रहे होते हैं उसको कह रहा होता है आप 20 ऑसिलेशंस ले लो। तो वही बेटे मैंने लिखा हुआ है, मेजरिंग टेक्निक क्या होगी, measure time for number of oscillations say 20 at least two times, दो दफा एटलीस्ट ले लो। दो दफा लेने से बाद में ऐड अप करते हो, एवरेज लेते हो, तो एरर और मिनिमाइज होते हैं, एंड गेट देयर एवरेज। क्यों, ताकि एक्यूरेसी की तरफ आ सके। द एवरेज रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 20 बिकॉज वी टुक 20 ऑसिलेशन टू गेट टाइम पीरियड। सपोज मैंने फर्स्ट टाइम टाइम लिया, मेरे पास आ गया बेटा दिस इज 46.23, फिर मैंने मेजर किया 46.24,
42 हो गया। नाउ इफ वी टेक इट्स मीन, अगर मीन लेते हैं हमारे पास दोनों का, तो इसमें आपको दोनों का एडअप करके वही करना पड़ेगा ना, 46.23 प्लस 46.42 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो दिस इज 46.325, तो 33 लिख लिया। सो दिस इज 46.33। अब आप क्या करोगे, इसको आप 20 से डिवाइड करोगे तो एक स्विंग का टाइम आ जाएगा, विच इज 2.32। अब ये देखो गौर से बेटे, ये किस में लिखा हुआ, स्मॉल टी के अंदर। ये मैंने किस लिए किया, टाइम इंटरवल के लिए। ये भी किस में लिखा हुआ, स्मॉल टी के अंदर। ये एवरेज, ये टी लिखा हुआ है, और इन इक्वालिटी ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज किसी चीज की लेनी है। फिर मैंने जो टाइम पीरियड है, ये कैपिटल टी से लिखा हुआ है। तो टाइम पीरियड जो होता है, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल टी। एंड व्हाट टाइम पीरियड, एक पीरियड का टाइम, एक स्विंग का टाइम, एक ऑसिलेशन का टाइम जो है। ठीक है, और दूसरा ये नोट होता है, थोड़ा सा हम आगे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऑलवेज स्टार्ट या स्टॉप मेजरिंग द टाइम फ्रॉम द मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, because here the speed of oscillating body is maximum and reaction time is minimum। क्योंकि मीन पोजिशन में स्पीड ज्यादा होती है, जब स्पीड ज्यादा होती है तो आप अलर्ट भी ज्यादा होते हैं, जब अलर्ट ज्यादा होगा तो आपका रिएक्शन टाइम क्या होगा, कम होगा। जब रिएक्शन टाइम कम होगा तो ज्यादा एक्यूरेट टाइम मेजर किया जा सकेगा। तो यू ऑलवेज हैव टू, ये एटीपी में लिखते हैं सिंपली, बाकी अगर नहीं भी करोगे तो आंसर तो एक जैसा आ जाता है। तो थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन हमारे पास ज्यादा बेहतर एक्यूरेसी लाने के लिए वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट एंड स्टॉप द वॉच when oscillating body is passing its mean position, because here its speed is maximum, due to which our reaction time is minimum, because हम ज्यादा alert हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बेटे। ओके, क्वेश्चन हमारे पास है, two digital stopwatches X and Y which record in minutes and seconds are used to race time a race। The reading of the two stopwatches at the start and end are shown below। Which statement about the time of the race is correct? अच्छा, अब इसका बेटा देखिएगा जरा, ये स्टार्ट में गिवन था बेटे, और ये एंड में गिवन था। ठीक है, अब हमारे पास दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारे पास डिफरेंस यहाँ पे जो आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स का। यहाँ पे कितना है, 1.30 लिखा है, इसका मतलब दिस इज 1 का मतलब 1 मिनट है। 1 मिनट में कितना हो गया, 60 सेकेंड प्लस 30, तो ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 सेकेंड को। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 मिनट्स है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, प्लस 20, तो दिस इज इक्वल टू 140 सेकेंड हो गए। ठीक है, टाइम ऑफ रेस अगर निकालना है तो हमारे पास क्या, उसके लिए यहाँ पे करेंगे, टाइम ऑफ रेस किसके बराबर आ जाएगा, 140 में से वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 90। ठीक है, दिस इज 50 सेकेंड। यानी स्टॉप वॉच एक्स जो है बच्चा, वो 40 सेकेंड रिकॉर्ड कर रहा होगा, स्टॉप वॉच वाई जो 50 सेकेंड रिकॉर्ड कर रहा है। तो स्टॉप वॉच वाई जो बच्चा है, वो ज्यादा 10 सेकेंड ज्यादा मेजर कर रहा है। अब व्हाट आर द फोर ऑप्शन, बोथ स्टॉप वॉचेस रिकॉर्ड द सेम टाइम इंटरवल, सेम थिंग यार, एक में 50 एक में 40 है, दिस इज रॉन्ग। स्टॉप वॉच एक्स रिकॉर्ड 10 सेकेंड लॉन्गर देन वाई, 10 सेकेंड स्मॉलर लेसर देन वाई है। सी में स्टॉप वॉच वाई रिकॉर्ड 10 सेकेंड लॉन्गर देन एक्स, यस दिस इज आंसर। क्योंकि हमारे पास 50 सेकेंड है, 50 10 सेकेंड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 40। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अ बॉय इज fishing in a river। When he starts fishing one morning, the boy's wristwatch is shown figure 1.1. When he finishes his wristwatch shows shown figure 1.2। How many time minutes was the boy fishing? Okay, कितना टाइम। अब यहाँ पे अगर गौर से देखते हो पहले में, so this is representing, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉर्निंग के अंदर, तो उसने कहा था मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, और बाद में जब फिनिश किया तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 11:45 AM। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना होगा, तो इट मींस व्हाट, 11:45 में से वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 8:25, तो दिस इज 320।
So it means this is representing 3 hours and 20 minutes. ठीक है, this is representing 3 hours and 20 minutes. अब उसने जो हमें आंसर मांगा हुआ नंबर ऑफ मिनट्स मांगा हुआ है, तो 3 आवर्स में वी आर हैविंग 160 सेकेंड्स होते हैं, सॉरी 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, प्लस 20 ये हो गया, so this is further equal to 180 plus 20 200. So this is representing the 200 minutes.